कि कभी वो आपसे नाराज हो गई हों और आपने मनाने के लिए कोई गीत का सहारा ले लिया हो? 14वीं का चांद हो। मजा तो जीवन का वाइफ को ही इम्प्रेस करने में है। खान पान को लेके लाइकिंग क्या है और दूसरा फिटनेस को लेके क्या सोचते हैं? आपने दोनों सवाल इकट्ठे पूछकर बड़ा मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि एक तरफ गाना और दूसरी तरफ एक्सरसाइज। तो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत दिलचस्पी किस में रहती है, ऑनलाइन रीडिंग या किताबों को खरीद के सच पढ़ना? कहूं तो किताब का अपना एक जीवन है। हमने तो उसको सरस्वती माँ की सबसे बड़ी एक उपाधि, उसको इज्जत, उसको प्रेयर की तरह किया है। हमारा रिश्ता अलग है अगर आप मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ड्रग्स है, शराब है, बहुत अर्ली एज में। इस पॉइंट को कैसे आप एड्रेस करते हैं? आप में गट्स हैं बोलने के कि हमारी चुनौती क्या है। हम कहते हैं कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो मैं वो बोलता हूँ जो मुझको मालूम है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो वो पता चलता है जो मुझको मालूम नहीं है। मैंने जैसे शुरू किया एक बहुत ही गुस्से से, तो उसने जब मेरे को देखा तो उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई, वो फेंट हो गया। यूं तो आप सोल्जर हैं, अब सोल्जर के सामने फायरिंग की बात नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, पहलाक, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं आरजे काव्य और ये है हमारी पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है बियॉन्ड बॉर्डर्स, लाइफ एंड लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आज के एपिसोड में सर से हम बात करेंगे उनके मानवीय पहलुओं की। देखिए, उनका पद, प्रोटोकॉल हम सब लोग जानते हैं, एक सार्वजनिक छवि से हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग्स, उनके जीवन के क्या पहलू हैं, उनको क्या पसंद नापसंद, कहाँ से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उनकी शीतलता, शालीनता, सहजता की बात करेंगे, जीवन के दर्शन की बात करेंगे, जो कुछ सीखा है, जो कुछ कमाया है, ज़िंदगी के क्या एहसास रहे हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। क्या आप तैयार हैं सर? सच कहूँ तो अत्यंत प्रसन्नता है जब टॉपिक हल्का फुल्का हो, जब टॉपिक जीवन का हो, टॉपिक पद का, अपॉइंटमेंट का ना हो, तो एक अपनापन सा दिखाई देता है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो सुबह से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सुबह एक ऐसी बात होती है जो शायद आपके पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करता है। तो अगर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो सुबह की शुरुआत किन कामों के साथ में आप करते हैं? एक्चुअली सुबह की जो शुरुआत होती है, दैट डिपेंड्स कि आपने रात में आखिरी काम क्या किया था। मैं तो एक सैनिक परिवार से आता हूँ, सैनिक स्कूल में रहा, फिर पूरी ज़िंदगी फौज में रहा। तो ये एक ड्रिल सी रही है कि रात को अपना स्टडी टेबल, अपना बाथरूम, अपना बेड साइड टेबल, इनको एकदम साफ और ऑर्गेनाइज करके सोना है। अगर आप ये करेंगे रात को तो आपकी शुरुआत पक्का ही बहुत अच्छी होगी। और कुछ बारीकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने अपने बेड के पास में जो चप्पल रखी हुई हैं, स्लीपर्स रखे हुए हैं, वो किस प्रकार रखे हैं। अगर आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके में रखेंगे तो आपका पहला कदम ही फर्स्ट क्लास होगा। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि आपकी सुबह कैसे शुरू होगी डिपेंड्स कि आपने रात को आखिरी उन क्षणों में सोने से पहले किस प्रकार अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। सोने से पहले सोचना कि पूरे दिन में क्या किया था, वाहिगुरु को, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना और अगले दिन के बारे में विजुलाइज करना कि मेरे चैलेंजेस क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छी शुरुआत करनी है सुबह में, तो यू गॉट टू बी कॉन्शियस हाउ टू ऑर्गेनाइज इट ऑन द प्रीवियस नाइट और द इवनिंग। आई थिंक वो सबसे सुंदर होती है शुरुआत। अगली बात है कि सुबह उठकर सबसे पहले एक शब्द जो बहुत नेचुरली आता है मेरे को, वो है वाहेगुरु। और उठकर जो पहला सांस, फर्स्ट ब्रेथ, दैट एक्चुअली गिव्स अ सेंस ऑफ gratitude, appreciation and thanks to the God. तो वहां से, उस ग्रेटिट्यूड से सुबह को शुरू करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स द वे आई हैव बीन फॉलोइंग कि सुबह किस प्रकार से शुरू हो। उसके बाद जैसे
हमने देखा है बहुत लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है, गार्डनिंग का शौक़ होता है, किताबों को पढ़ने का शौक़ होता है। आप कैसे फिर आगे बढ़ते हैं? मुझे सुबह में उठकर उगते हुए सूरज को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं राइजिंग सन को देखूं और जो सूर्य मंत्र है उसको उससे रिलेट करूं। सूर्य मंत्र में 12 अंश होते हैं और उसी 12 मंत्र को मंत्र के रूप में आप कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपने सूरज के साथ में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह में सबसे पहले फ्रेश होने के बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँ और लाइट एक्सरसाइज करूँ। पहले जब फौज में था तो एक पूरी ड्रिल, पूरा जीवन 40 साल मैंने उसी ड्रिल के साथ में जिया है। हर रोज पीटी थी, हर रोज गेम्स थी। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा एक ऑफिसर लाइक गेम भी शाम को जरूर खेलता था। लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद में ब्रीदिंग, लाइट एक्सरसाइज, इस चीज़ से शुरुआत करता हूँ। और एक चीज़ पक्की है कि जहाँ पर भी मैं बैठता हूँ एक नोटबुक जरूर रखता हूँ, एक क्लिपबोर्ड जरूर रखता हूँ। इतने सुंदर सुंदर ख्याल आते हैं, ऐसा दिल करता है कि हर एक विचार, एवरी थॉट विच कम्स टू यू, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विचार कभी कभी लगता है एक जीवन है। यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट। और सुंदर विचारों को लिख लेना, और वो अपने आप से बताते हैं कि पूरा दिन आपने क्या करना है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन को उसी मोमेंट से जीना चाहिए। ना पास्ट का उसमें बोझ हो, ना फ्यूचर का बोझ हो। वन मस्ट लर्न टू ट्रेवल लाइट इन लाइफ। वो तभी हो सकता है जब आप उसी क्षण के अंदर में जिए। आई थिंक दिस इज द वे आई ट्राई टू स्टार्ट द डे फॉर माई ओन सेल्फ। बिल्कुल। आपने लिखने की बात करी, बहुत सारे संबोधनों में हमने आपको पुस्तकों का जिक्र करते हुए सुना है। आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना पसंद करते हैं। पुस्तकों का आपके जीवन में क्या रोल रहा है? क्या वो आपको मार्गदर्शन के रूप में आप उसको देखते हैं, या जीवन के दर्शन के रूप में, या कई बार लोग कहते हैं कि पुस्तकों से हम दोस्ती कर बैठते हैं। आप कैसे देखते हैं? सच कहूँ तो जो पुस्तकें हैं इनसे गहरा संबंध है हमारा। जब से जन्म लिया है, गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहब को देखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड एक आपके पास में दस्तावेज है। ऐसा दस्तावेज जो जीवंत है, जिसके अंदर में 10 गुरुओं की सोच, विचार, धारणा को लिखा गया है। उसी प्रकार संविधान को भी हम देखें तो मुझे सचमुच अंदर से ऐसा लगता है कि जीवन में अपने सोच, विचार, धारणाओं को डॉक्यूमेंट करना बड़ा जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रात गई बात गई हो जाएगा। आपने कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ समझे, कुछ रियलाइज किया, लेकिन आपने लिखा नहीं। तो इसी कारण एक किताबों से शुरू से बहुत एक गहरा रिश्ता रहा है। आई मस्ट शेयर विद यू काव्या कि 1990 की बात है। हमारी यूनिट श्रीलंका से वापस आई थी सिकंदराबाद के अंदर में। तो एक दिन शाम को पार्टी थी, डिनर पार्टी थी। तो मैं पलटन का 2IC कर रहा था। तो एक ब्रिगेड कमांडर साहब थे, बहुत अच्छे साहब थे। तो उन्होंने पार्टी के अंदर में, आमतौर में ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं पार्टी में, लाइट होता है, बट ही आस्क्ड मी व्हाट्स द स्पीड ऑफ रीडिंग। तो मैं भी काफ़ी हैरान था। भी मैं तो आई ट्राई टू आंसर इन अ जेनरिक वे, सर इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। ही सेड नो, आई एम आस्किंग यू व्हाट्स द स्पीड ऑफ रीडिंग। आई से सर कभी मैंने मेजर नहीं किया है, लेकिन जब भी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, 4-5 किताबें ले आता हूँ। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे को रिमाइंडर मिलता है कि किताब वापस नहीं की है। एंड मोस्ट ऑफ माई बुक्स वर टर्न्ड एट 30, 40, 50 पेजेस। So he told me, he says, you come to my office tomorrow, I'll tell you about speed reading. And speed reading with high comprehension. तो उन्होंने मेरे को एक ब्रिटिश ऑथर की किताब दी, और उस किताब में बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आप कैसे अपने स्पीड रीडिंग ठीक करें। तो मैंने तो उस किताब को एक गाइड की तरह लिया। देन आई रियलाइज कि मेरी स्पीड ऑफ रीडिंग वॉज वेरी स्लो, लेकिन उसके बाद में ड्रामेटिकली इट इम्प्रूव्ड। और
मेरे को बहुत मज़ा आता है किताबें पढ़ने का। और मैं आपसे साझा करूं कि मैंने आर्मी से जब कर्नल था तो 2 साल की स्टडी लीव ली थी। तो मैंने 2 साल के अंदर में ऑलमोस्ट अबाउट 175 बुक्स पढ़ी चाइना के बारे में उस वक्त में। मेरे को ऐसा लगता है ये जो किताबें हैं ना, ये ऑथर के पूरे जीवन का सारांश बताती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके थॉट मैपिंग करते हैं, आप उसकी जीवन यात्रा को साथ जीते हैं, आप फील करते हैं। तो आई पर्सनली फील कि ईच वन ऑफ अस वी मस्ट डेवलप द आर्ट ऑफ रीडिंग। 2 चीज़ें हैं जीवन में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, एक रीडिंग और एक सुनना। गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर कहा है कि सुनिए दुख पाप का नाश। दैट मीन्स योर आर्ट ऑफ लिसनिंग शुड बी द बेस्ट। जैसे आप किसी को सुनते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम कहते हैं कि जब मैं कुछ कहता हूं तो मैं वो बोलता हूं जो मुझको मालूम है, लेकिन जब मैं सुनता हूं तो वो पता चलता है जो मुझको मालूम नहीं है। तो ये जो 2 आदतें हैं, किताबों का पढ़ना और सुनना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ज्ञानवर्धक है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी। और इस चीज़ ने मेरे को बहुत चेंज किया है। एक ये आपकी जो अंदर में जिज्ञासा होती है, डिज़ायर टू लर्न, और दूसरा कि आपके अंदर बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत सवाल होते हैं। उन सवालों का जो आंसर है वो किस प्रकार आप रिसर्च से, स्टडी से निकालते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, मुझे 2 चीज़ यहाँ पे महसूस हुई। एक जो विचारों की क्लैरिटी है जो आप बोल रहे हैं, और दूसरा जिस तरह से आपने ज़िक्र करा आपके ऑफिसर साहब का। बहुत लोगों को आज के समय में एक शिकायत होती है कि हमको याद नहीं रहती चीज़ें, हम भूल जाते हैं। कल क्या खाया था याद नहीं रहता। ये याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए और विचारों की क्लैरिटी, इस पे कैसे काम किया जाए? मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने क्लैरिटी लानी है, उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चीज़ों को याद करना है, उसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने सबकॉन्शियस के अंदर में एम्बेड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए जब भी कोई सोच विचार होता है, जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ, तो मैं तो उस किताब को म्यूटिलेट कर देता हूँ। मतलब उसके अंदर में ये मार्क कर करूँगा, ये लिखूँगा, वो लिखूँगा। तो उसके बाद में जैसे आप किसी चीज़ को लिखते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, उसके ऊपर में और सवाल को जन्म देते हैं, तो देन दैट गेट्स इंटरलिंक्ड विद योर ओन सेल्फ। तो उसे मेमोरी अपने आप बढ़ जाती है। इनफैक्ट सिंपल सी बात है, जितने आप इन्वॉल्व होंगे उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी। कभी कभी ऐसे करते हैं कि जैसे घर के अंदर में हम चाबी आमतौर पर गुम जाती है, हम ढूंढते रहते हैं चाबी कहाँ है, लेकिन उसकी एक शेल्फ होता है, उसके अंदर में एक कुंडी सी लगी होती है, उसमें हम चाबी रखते हैं। उसी प्रकार जो सोच विचार है, उसका लिंक और कुंडी आपके दिमाग के अंदर में होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जब आपने उस बात को मेमोराइज किया है, कोशिश की है, उसको विजुलाइज किया है, उसको फील किया है। ये मेमोरी, याद करना, क्लैरिटी इज ऑल अबाउट व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट ऑफ द इशू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी इसमें मेहनत करेंगे उतना शार्पनेस आपके अंदर में आएगा। ये आदत की बात है दैट यू वांट टू रिमेंबर डिटेल्स, कई लोगों का नाम, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। ये एक आदत डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप किस प्रकार मेमोरी को स्टोर करते हैं। बहुत से लोगों को हमने कहते सुना है कि जब हमारा पढ़ने का मन होता है हम पहाड़ों पे निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम यात्राओं के दौरान पढ़ना पसंद है, उड़ानों के दौरान, या कई लोग कहते हैं कि हम इंतज़ार में वक्त ज़ाया नहीं करते, उसमें पढ़ने का मन करता है, पढ़ लेते हैं। आपको क्या चीज़ें पसंद है पढ़ने को लेकर कि आपको कब वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? एक्चुअली पढ़ने का सबसे ज़्यादा तब मज़ा आता है व्हेन फर्स्टली यू हैव टाइम, दैट आपने एक किताब शुरू किया, उसको पूरा ख़त्म कर सकेंगे, टाइम की बात है। दूसरा एक माहौल, एक शांत माहौल। जैसे जब मैं अपनी बालकनी के अंदर में बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई वांट टू रीड। पीछे से लाइट सा म्यूज़िक सा हो जो आपको डिस्टर्ब नहीं करे, एक नोटबुक सी साथ में हो,
आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम. मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो आई ऑलवेज कैरी सम बुक्स विद मी, कि जहाँ ऐसा मौका मिला कि आप बैल्कनी में हैं, आपके पास समय है, आप नेक्स्ट इवेंट की वेट कर रहे हैं, तो आप जब किताब के थ्रू जाते हैं तो आपका एक इन्वॉल्वमेंट सा होता है. सच कहूँ तो कोई निर्धारित टाइम नहीं होता है. मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसे होता है, कोई संडे का दिन होता है, आपकी कोई एंगेजमेंट नहीं है, आपने कुछ प्लान नहीं किया है, तो आप उस वक्त में पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैं 4-5 किताबें पढ़ूंगा. एक पहले से इरादा होता है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है. यू कंपेल योरसेल्फ टू रीड एंड देन यू एंजॉय इट ऑल्सो. आई थिंक इसके लिए कोई समय, कोई वो निर्धारित करने की बात नहीं है. एम है कि अंदर से एक डिज़ायर सा हो कि मैंने किताब ली है. आमतौर में क्या होता है, हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं. हम किस प्रकार पोस्टपोन ना करें, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, एकदम शुरू हो जाए. एक बार आप शुरू हो गए, एक बार आप विजुअलाइजेशन और फील करने लगे उस सब्जेक्ट को, देन यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट. आई थिंक दैट्स द सीक्रेट वेयर यू एंजॉय द थिंग. क्योंकि आपका बैकग्राउंड फौज का रहा है और पंजाब प्रांत के आप निवासी रहे हैं. अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ फिटनेस हो, खेलकूद हो, खान पान हो, ये साथ साथ चलती हैं. अगर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँ कि खान पान को लेके लाइकिंग क्या है, और दूसरा फिटनेस को लेके क्या सोचते हैं? ये सबसे पहले खाने पीने का, मेरे को कभी कभी लगता है यू आर ब्लेस्ड एज फार एज यू आर बॉर्न इन पंजाब, यू आर बॉर्न इन ए सिख फैमिली, यू आर बॉर्न इन नॉर्थ इंडिया. टेस्ट, खाने का टेस्ट और भक्त का मीडियम खाना और खाने में एक इंटरेस्ट लेना. हमारे परिवार के अंदर में हमारी माताएं, बहनें बहुत टाइम स्पेंड करती हैं बनाने के लिए. ऐसा लगता है जब आप खा रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं, तो यू आर रिस्पेक्टिंग देम. और हमारी इतनी रेंज है, एक्चुअली अगर आप देखें भारत में इतनी रेंज है, जो विविधता है खानों की, उसके अंदर में ये सचमुच एक ऐसी चीज़ है जो हमको एकता में बांधती है. और सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर बॉर्न इन पंजाब, व्हेन यू आर बॉर्न इन ए सिख फैमिली, यू आर ए फूडी बाय नेचर. आप कभी कभी ऐसा लगता है अभी एक भोजन खत्म नहीं किया है एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट भोजन. और सच कहूँ तो खाने को अंदर से यू एंजॉय एवरी मॉर्सल ऑफ इट. एंड लेकिन उस वक्त में आपको थोड़ा चैलेंज होता है कि थोड़ा बैलेंस में, थोड़ा मॉडरेशन में. वो डिसिप्लिन से ही आता है. और मैं कहूँगा कि ये जो दूसरा आपने कहा एक्सरसाइज के बारे में, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. और फौज के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में एक डिसिप्लिन लाइफ जी है. कभी कभी ऐसा लगता है फौज में सबसे बड़ा सबक ये था कि खाना भी एक ड्यूटी है. खाना और एक्सरसाइज दोनों पार्ट ऑफ ड्यूटी है. एंड आई पर्सनली फील इफ यू यूज बैलेंस एंड मॉडरेशन, देन यू कैन रियली इंजॉय द फूड. फूड में भी कभी कभी लगता है एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाता है. क्वालिटी में जाए, क्वांटिटी में जाए, तो मज़ा तभी आता है जब आप क्वालिटी की तरफ जाते हैं, जब आप खाने का आनंद लेते हैं. और आपने दोनों सवाल इकट्ठे पूछकर बड़ा मुश्किल में डाल दिया है. क्योंकि एक तरफ खाना और दूसरी तरफ एक्सरसाइज. जी. तो ये एक्सरसाइज के लिए अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है. जी. बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. सबका दिल करता है कि आप आराम करो. कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए. आप बैठे क्यों हैं, आप लेट जाइए. उसी प्रकार आपको अपने आप को उठाना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए. और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद जो आनंद आता है, दैट रियली गिव्स यू द प्लेजर. और मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक अपनी हैबिट से बना लेनी चाहिए कि जब तक आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. और उसके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है. और दोपहर में ना सोना भी बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप इन दोनों के ऊपर में कंट्रोल कर लें तो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट. मेरे को ऐसा लगता है ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप एक्सरसाइज को स्पोर्ट्स के साथ में, अपनी हॉबी के साथ में मिला लें, देन यू रियली एंजॉय. मैं काव्या जी आपसे
साझा करना चाहता हूँ। एज ए यंग ऑफिसर हम लोग जब सुबह पीटी में जाते थे तो जवानों के साथ में भागना दौड़ना पीटी करना बहुत आनंद आता था, पसीना पसीना होके आते थे। उसके बाद में शाम को ट्रुप्स गेम खेलते थे, क्योंकि ट्रुप्स के साथ में गेम खेलने का एक आनंद आता है। इतना थकने के बाद में भी उसके बाद में एक और मतलब गेम खेलते थे, चाहे वो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, जैसे रनिंग हो, जिम्नास्टिक हो। तो तभी से एक आदत सी पड़ी हुई है कि बिना एक्सरसाइज के। और एक बात और है, आपने एक इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा है ऐसे जीवन के पहलू का, कि जितना आप एक्सरसाइज करते हैं उतनी भूख ज़्यादा लगती है, जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि आराम करो। तो सबसे जरूरी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस टू वर्ड्स, बैलेंस और मॉडरेशन। आई थिंक अगर आप ये समझ आते हैं, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन बॉडी। अभी थोड़ा उम्र हो गई है तो वन इज नॉट एबल टू एंगेज इन पीटी, दैट गेम, टू गेम्स इन ए इवनिंग। तो अभी थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा लाइट एक्सरसाइजेस। अभी ऐसा लगता है कि जीवन का आनंद है तब तक जब तक आप चलते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी को कहते हैं ना कि उसने अपना अंतिम सांस लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सांस लेना, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज समथिंग विच आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमको पता नहीं लगता है ब्रीदिंग करनी कैसी है। तो ये योगा बहुत सुंदर तरीके से सिखाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा मतलब प्रभु का ये आशीर्वाद है कि उत्तराखंड के अंदर में आपको योगा टीचर्स और योगा प्रेमी बहुत मिलते हैं। तो ये हम सबको सीखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो पूरे वर्ल्ड को बोलूँगा, मैं पूरे भारत को बोलूँगा कि आप उत्तराखंड आइए और सीखिए योगा, ब्रीदिंग, आयुर्वेद। वो आपके एक बहुत सुंदर एक एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरा, ये जो हम वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान चलता फिरता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लेग की एक्सरसाइज, फुट की एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंजॉयबल चीज़ है वॉक। एक मैं आपको सीक्रेट बताऊं, वॉक एंड टॉक टू योर ओन सेल्फ। उससे मजेदार कोई बात नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, तो कभी कभी अंदर में बात सोच ऐसे आती है, आप तेज चलने तो आपकी सोच विचार, आपकी बॉडी, आपकी वॉक आपके साथ चलती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको, एक प्रभु ने हमको शरीर दिया है, उसका देखभाल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लगता है ये खाना, ये वर्ड बड़ा सुंदर है, खा आकी मात्रा, ना आगी मात्रा, लेकिन लास्ट आगी मात्रा अगर आप निकाल दे तो खान रहता है। इट्स लाइक ए माइंड। लेकिन एक मैं आपको सीक्रेट बताऊं, जब आप औरों को खिलाते हैं तो बहुत आनंद आता है। जब साझा खाते हैं तो बहुत आनंद आता है। आपने कभी गुरुद्वारे में लंगर छका हो, तो जो सेवक जो बांटते हैं लंगर, उनके फेस पर कभी देखना क्या आनंद आता है औरों को खिलाने का। तो कभी कभी लगता है अपने आप को खिलाने की बजाय औरों को खिलाओ, वो सेहत का सबसे बड़ा राज होगा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। बिल्कुल। आपकी पर्सनालिटी में मैंने एक चीज़ देखी है और मुझे उसमें ना पहाड़पन झलकता है। वो क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, एक तरफ उसमें पहाड़ की चोटियों की तरह डिसिप्लिन भी है, गंभीरता भी है, और दूसरी तरफ पहाड़ में जो वैलीज होती हैं, घाटियों की तरह, उसमें ह्यूमर भी है। तो इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं और इसके बारे में क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन और ह्यूमर दोनों? पहले तो मैं बताता हूँ ह्यूमर की अगर आप स्पेलिंग देखें ना, बड़े प्यारे स्पेलिंग है इंग्लिश में, HUMOUR। HUM का मतलब हम, और OUR हम सब। अगर आप हम सबके साथ में एक मोमेंट को इकट्ठा साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो अपने आप खुशी होती है। दूसरी बात ये कि
खुश रहने के लिए आपको कोई रीजन नहीं चाहिए. यू डोंट नीड कि मेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, या मेरे को ये चीज मिलेगी मैं खुश होऊंगा. योर हैप्पीनेस हैज गॉट टू बी विदाउट अ रीजन. और दूसरा, अपने जीवन को लाइट तरीके से, जैसे मैंने कहा था, ना पास्ट ना फ्यूचर, और एक बहुत साधारणता से जिएंगे तो आप ऐसे माहौल में रहेंगे. और जो आपने बात की शिखर की, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी है कि वी शुड लर्न द हम्बलनेस, नम्रता. आप जिससे भी समय बिता रहे हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है, उन दोनों के समानता में आकर आपको समय साझा करना है. और सबसे बड़ी जीवन का आनंद क्या है? दूसरों को खुशी देना. जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो अंदर में ना जाने कितना गुना खुशी होती है. और एक भगवान का ये बहुत आशीर्वाद है कि पंजाब में सिख परिवार में हर वक्त हंसते रहते हैं. तो आपस में भी कभी कभी बोलते हैं कि क्यों हंस रहे हैं? इज जस्ट विदाउट रीजन. बिना रीजन हंसना, बिना रीजन खुश रहना, इस जिंदगी का सबसे बड़ा राज है. क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे भी सोचता हूँ टेक्निकली कि ये जो वर्ड हैप्पी, द हैप्पीनेस है, एच के बाद में APP आता है. ये एप्लीकेशन है, ये AI की एप्लीकेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए. ये सॉफ्टवेयर आपके अंदर होना चाहिए भी मेरे को खुश रहना है. कभी कभी मैं बहुत फिलोसफिकल सोचता हूँ तो एक वर्ड है ब्रेथ, जिसको ब्रीदिंग कहते हैं. तो उसमें अगर BREATH है, उसमें अगर आप R को काट दें तो रह जाता है BEATH. तो मैं H को हैप्पीनेस मानता हूं, T को थ्रिल, मजा आ गया, थ्रिल. और A को आनंद, आनंद की कोई सीमा नहीं है, परम आनंद, संपूर्ण आनंद. और E है एक्सटेसी, मतलब यू आर जस्ट इन द एक्सटेसी ऑफ लाइफ. और B है ब्लिस, मतलब आप प्रभु के साथ में है, आनंद में ही है. ये जो BEATH बताया है, ये हैप्पीनेस की ग्रेड्स है. इसमें H सबसे लोअर है, नॉर्मल खुश रहना. लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस को आप किस लेवल तक ले जा सकते हैं? हर एक चीज में आप थ्रिल देखिए, एक आनंद देखिए, एक एक्सटेसी देखिए, एक ब्लिस को देखिए, तो अवश्य ही एक बात पक्की है काव्या जी, इफ यू लुक फॉर हैप्पीनेस यू विल गेट हैप्पीनेस. अगर आप ऐसे लोगों की संगत रखेंगे जो खुश रहते हैं तो आप भी खुश रहेंगे. आपकी संगत कैसी है, आपका सोच विचार कैसा है, आप क्या हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ना हर एक चीज को सिंपल कर देते हैं? क्या हर एक चीज को आप बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से देखते हैं? जहाँ आपके अंदर में वो बच्चा है, वो इनोसेंस है, वो मासूमियत है. तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि वी मस्ट नो व्हाट इज सिंप्लिसिटी, साधारणता. वी मस्ट नो व्हाट इज इनोसेंस, वो मासूमियत. और दूसरे को खुशी देना. एक्चुअली जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो आपका अंदर का जो ब्रह्मांड है वो खिल उठता है. तो मैं तो यही कहूँगा कि आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कभी कभी जीवन में हर वक्त चैलेंजेस आते रहते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर, बहुत तैयारी करके, कपड़े डाल के, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, एक बिल्ली चली जाती है दाहिने से बाएं, तो आप एकदम मुरझा जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया. लेकिन अपने आप से फिर आप एक समाधान ढूंढते हैं, यार ये बिल्ली तो दाहिने से बाएं गई थी, ये तो अच्छी होती है, खुश होना चाहिए. अपने आप से एक तरीका, एक मेथड करना पड़ेगा जिससे आप खुश रहें. और खुशी ना, मैं एक चीज बताऊं, ये बाहरी फैक्टर से नहीं आ सकती है. कोई बोलेगा तभी खुश होना है, कुछ मिलेगा तभी खुश होना है. तो जीवन का एक सबसे सुंदर माहौल है कि आप खुश रहो, दूसरों को खुश करो. आई थिंक वो हल्का फुल्का जीवन का तरीका. और मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना आप जीवन को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतने ही जटिलता में, कॉम्प्लेक्सिटी में आप
फंस जाओगे। सिंपल जिंदगी को बहुत सिंपल तरीके से देखिए। और कभी कभी लगता है कि ये जो वर्ड स्मॉल है, इसकी स्पेलिंग कितने सुंदर है, SMALL। जो ऑल है वो तो स्मॉल के अंदर ही है। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी प्रशंसा, छोटा छोटा औरों के लिए क्या कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर द लाइफ रियली लाइज। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एप्लीकेशन की बात करी, और इस समय में जब हम बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। किताबों का जब हम जिक्र करते हैं, एक समय था कि जब लोग किताबों को ख़रीद के लाते थे, किराए पे लाते थे, और कई बार उसमें गुलाब के फूल रख देते थे। और अब ज़माना बदल रहा है, लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत दिलचस्पी किस में रहती है, ऑनलाइन रीडिंग या किताबों को मैं खरीद के सच पढ़ना? कहूँ तो किताब का अपना एक जीवन है। जी जब आप हाथ में किताब पकड़ते हैं, आप हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ते हैं, हाथ में मैगजीन पकड़ते हैं, तो एक रिश्ता सा बनता है, दैट विल नेवर गो। पर एक बात और है कि हमको समय के साथ चेंज होना है। हमको ऑनलाइन, कोविड ने तो हमको सिखाया है कि ऑनलाइन एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। अभी जो 21st सेंचुरी है, जो समय हमारे सामने में आ रहा है, मुझे लगता है कि वी गॉट टू चेंज इनटू रीडिंग ऑनलाइन ऑल्सो, डिजिटाइज्ड रीडिंग। मैं आपके साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ज़िंदगी का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं उस वक्त मेजर जनरल था, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ में गया था। जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी के चीफ थे, उनकी वाइफ, हम एक डिनर ग्रुप में थे, तो बहुत सुंदर बातें कर रही थी। वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल थी। तो डिनर टाइम में जब हम बैठे इकट्ठे, तो मेरे साथ वाली सीट थी उनकी। तो मैं दिमाग में सोच रहा था मैं इनसे वार्तालाप कैसे शुरू करूं। तो मैंने उनको कहा कि मैम, आप उस ग्रुप में जब खड़ी थी, बहुत सुंदर बात कर रही थी, इंटेलेक्चुअली यू आर वेरी हाई, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद कंटेंट ऑफ व्हाट यू सेइंग। तो आप तो बहुत पढ़ती होंगी, यू मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ बुक रीडिंग। सरप्राइजिंगली शी सेड, आई डोंट रीड बुक्स एट ऑल। तो मेरे को लगा जहाँ मेरे कहने में कोई गलती हुई, जहाँ उनके समझने में गलती हुआ। आई सेड, यू डोंट रीड बुक्स? शी सेड, नो, आई डोंट रीड बुक्स। शी सेड, आई हेयर ऑडियो बुक्स। अच्छा, मैं सच बताऊं तो उस वक्त तक मैंने कभी ऑडियो बुक्स के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई सेड, दैट्स ग्रेट, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द ऑडियो बुक्स। तो उन्होंने फिर ऑडियो बुक्स के बारे में बताया। तो मेरे को लगता है ये जो रीडिंग है, जो ऑडियो बुक्स है, कहानी पूरी ज्ञान की है, कहानी पूरी हाउ टू एसिमुलेट द वर्ल्ड अराउंड यू, उसकी है। तो आपने कहा कि जिस प्रकार टेक्नोलॉजी आई है, क्या हमको शिफ्ट करना पड़ेगा? आई थिंक वील हैव टू शिफ्ट, क्योंकि जो डेस्कटॉप प्रूफिंग है, जो ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, उसका पढ़ने का सिस्टम अलग है, उसको कॉलमनर रीडिंग है। उसके अंदर में यू हैव ए माउस, यू हैव ए पैड एंड यू रीड अकॉर्डिंग टू दैट। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वी शुड गेट यूज टू इट, क्योंकि इतनी नॉलेज है इंटरनेट के ऊपर में कि अगर आपने ऑनलाइन रीडिंग को डेवलप नहीं किया तो आप वंचित रह जाएंगे नॉलेज से। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो हर एक युवा से बोलूँगा कि प्लीज़ गेट यूज टू 21st सेंचुरी का जो चैलेंजेस है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, 21st सेंचुरी के अंदर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, हमारे सामने में चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा है, पहले तो हम सिर्फ कंप्यूटर, फिर टैब, फिर सुपर कंप्यूटर, फिर एआई। अभी जो अगला कदम है वो क्वांटम जंप होने वाला है, क्वांटम कंप्यूटिंग का। कभी कभी ऐसा लगता है ये जो मेटावर्स है, रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंजीनियर्ड रियलिटी, तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड ऑल्सो गेट यूज टू दिस थिंग। लेकिन सच बताऊं, एटलीस्ट आई कम फ्रॉम दैट एरा जहाँ पुस्तक अगर गिर जाती थी ना, तो उसको हाथ लगाकर माफ़ी मांगते थे कि गिर गई है। अगर गंदी हो जाती थी तो बहुत दुख लगता था। हम तो उसको जिल्द चढ़ाकर रखते थे ताकि खराब ना हो। मतलब इस पवित्रता से हमने तो उसको सरस्वती माँ की सबसे बड़ी एक उपाधि,
उसको इज्जत, उसको प्रेयर की तरह किया है। हमारा रिश्ता अलग है अगर आप पूछे तो। बिल्कुल। जब युवाओं की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21st सेंचुरी की बात हो रही है, एक तरफ तो वो बहुत कमाल के स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं हम ये भी देख रहे हैं, चाहे देहरादून, उत्तराखंड या बाकी राज्यों में भी, यूथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ड्रग्स है, शराब है, बहुत अर्ली एज में। अ, इस पॉइंट को कैसे आप एड्रेस करते हैं? काव्य जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यू एक्चुअली आप में गट्स हैं बोलने के कि हमारी चुनौती क्या है। आमतौर पर वी डोंट लुक एट चैलेंज, चुनौती इन द फेस ऑफ इट, कि चुनौती क्या है। इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स। और आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आपने ये सवाल किया है। ये शराब, नशा, ड्रग्स तब होती हैं जब कोई इंसान, उसके अंदर में पैशन नहीं है, लगन नहीं है, किसी चीज से लगाव नहीं है, जब उसके अंदर में हॉबी नहीं है। कहानी यह है कि आपके पास, आपको मालूम नहीं है कि समय को स्पेंड कैसे करना, अवेले हैं। दूसरी बात, संगत ठीक नहीं है। आपकी जो पीपल दैट यू कंपनी, जो संगत है, वो गलत लोगों की है, नेगेटिव की है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वी शुड कीप आवरसेल्फ ऑन द ट्रैक ऑफ पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड डायनामिज्म। दूसरी बात कि अंदर में एक ऐसा पैशन, ऐसा लगन होना चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं कि आप मीरा जी को देखिए, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। अंदर में लगन, अंदर में एक सपना, अंदर में एक मिशन, अंदर में एक लक्ष्य, वो बहुत जरूरी है। अंदर में संकल्प, एक रिजॉल्व, एक निश्चय, और अंदर का मैनेजमेंट, जिसके अंदर में विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये सब नहीं होगा तो यू विल कम इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? पहले स्पेशली एडोलेसेंस, जो बच्चे जवान हो रहे हैं, उनके अंदर में होता है दिखाने के लिए, मैं बड़ा हो गया तो सिगरेट पीऊंगा, मैं बड़ा हो गया तो शराब पीऊंगा। फिर बुरी संगत में आते हैं तो ड्रग के शिकार हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी चैलेंज है। एंड हमको इकट्ठे, कोलेक्टिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली इकट्ठा होना पड़ेगा। कभी आप उस माता से पूछिए जिसका बच्चा ड्रग का शिकार हो गया, उसका पूरा भविष्य ही डूब जाता है। एक बार लत लग गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। परिवारों के परिवार, एक बार ड्रग हो गई, देन यू आर सोल्ड आउट टू द ड्रग। फिर आप चोरी करेंगे, सारे गलत करेंगे, पूरे जीवन के सिखलाई को, परंपरा को, सिद्धांतों को भूल जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है अगर हमको अपने समाज को इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा तो हमको सबको सिखाना पड़ेगा कि सपने देखिए, अपनी खुली आंखों से सपने देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड सपने देखिए, अपने सपनों को डिफाइन कीजिए, संकल्प लीजिए, अपनी पैशन बनाइए, किसी एक्सपर्टीज के पीछे जाइए, स्पेशलाइजेशन के पीछे चाहिए। और कभी आप दो बच्चों को मिलते हैं, एक बच्चा जिसका ही इज ऑलरेडी मेड हिज मिशन, तो वो इतनी शुद्धता के साथ उस मिशन में जाता है, उसको और किसी चीज की परवाह नहीं है। ही विल नेवर गो टुवर्ड्स सोशल इवल्स और इवल्स ऑफ दिस नेचर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारी पूरा समाज है, हमारा पूरा तंत्र है, हमारी लीडरशिप है, जो इस पूरे सर्किट के अंदर में आते हैं, चाहे वो सप्लायर है, कंज्यूमर है, कंड्यूट वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, वी ऑल गॉट टू कम इनटू दिस। और जैसे आपने शुरू किया था, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको जीवन का लुत्फ लेना है, अगर आपको ब्लिसफुल एनवायरनमेंट आपस में you want to live in that, then you got to create passions, hobbies and expertise for yourself. I think that is the way to spend your life. जब हम बातचीत में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपका जो जीवन है, अगर मैं उसको देखूं, मुझे लगता है ये 5S से बना हुआ है।
एक, क्योंकि आप सरदार परिवार में पैदा हुए हैं तो एस। दूसरा, हम सब जीवन में भाग रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो ठहराव है वो शांति का एस है। तीसरा, एक सहजता का एस है। चौथा, एक शीतलता का एस है। और पांचवा, स्थिरता का एस है। तो ये क्या प्रैक्टिस से आता है, अभ्यास से आता है, ये कैसे आता है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने ये क्वालिटीज बताई हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वाइफ को जरूर बताना ये। जी। एक्चुअली ये जो अंदर की शांति है, जी। उसको इनसाइड का जो एनवायरनमेंट है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जो अंदर का ब्रह्मांड है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शांति मंत्र, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मूल मंत्र ऑफ सिखिज्म, एकमकार सतनाम करता पुरख वाला, और शांति मंत्र। ये शांति जो है ना, ये आपको अंदर कल्टीवेट करनी पड़ती है। एक्चुअली क्या है, दो चीजें हैं। एक तो एनर्जी, ऊर्जा, और दूसरा वाइब्रेशंस, तरंगे। उस तरंगों के अंदर में आपको शांति लाना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि अगर आप शांति नहीं लाएंगे, देन यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, फिर ऊर्जा अपना वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक जीवन का बहुत बड़ा सबक आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं मेजर साहब था, पलटन का 2IC कर रहा था। तो एक दिन एक कैप्टन साहब आए, उन्होंने कहा कि सर, एक सफाई वाला आया था घर में, तो मेरी वाइफ को ये कह रहा था, वो कह रहा था कि अगर आप चाहती हैं मैं जल्दी आऊँ तो आप साइकिल का किराया दो। तो आई गॉट वेरी अनॉयड कि एक सफाई वाला एक ऑफिसर की वाइफ को ऐसा क्यों कह रहा है। तो आई गॉट वेरी एंग्री। तो मेरे को वो ऐसा लगा कि मैं अपने एंगर से सबक सिखाऊंगा इसको। तो मैं बाथरूम में गया, अपने आप को रिहर्सल करके आया कि क्या एंगर दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। और फिर मैंने उस ऑफिसर को बुलाया अपने ऑफिस के अंदर में। फौज में ऐसे ही होता है, ऑफिसर को बुलाया, सूबेदार मेजर साहब को बुलाया, सूबेदार साहब को बुलाया, हवलदार को, और वो जवान को बुलाया जिसने ये कहा था। और जैसे वो मेरे सामने में आया, एंड आई वाज डिटरमिन्ड कि आई एम गोइंग टू शो हिम एंगर। मेरा मकसद था उसको सबक सिखाना। मैंने जैसे शुरू किया, एक बहुत ही गुस्से से, पूरा शरीर उस एंगर में शामिल था, आंखें, बात, एवरीथिंग। तो उसने जब मेरे को देखा तो उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई, वो फेंट हो गया, बिकॉज उसने ऐसा एंगर देखा नहीं था। फेंट हो गया। तो कैप्टन साहब उसकी तरफ मूव किए, मतलब आई सेड कीप स्टैंडिंग। सूबेदार मेजर साहब, इसको MI रूम ले जाओ और मेडिकल कराओ इसका। तो वो लेके गए, ठीक ठाक था। तो उसके बाद में सूबेदार मेजर साहब आए, वो बहुत मैच्योर होते हैं सूबेदार मेजर साहब। तो उन्होंने कहा कि साहब, आपने जो उस जवान को डांटा है, गुस्सा किया है, आप एक चीज सोचना कि आप में और उस जवान में 10 लेवल का डिफरेंस है। आपका इतना ज़्यादा गुस्सा करना, वो भी 10 लेवल नीचे वाले को, ये शायद ठीक नहीं था, और आप थोड़ा इसको कंट्रोल करो। मैं तो पूरा बाथरूम में जाके शीशे के सामने एक्टिंग करके अपने को तैयार किया था। लेकिन मैंने सबक सीखा कि एंगर, ऊर्जा, एनर्जी, ये स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल होने चाहिए। यू कैन नॉट वेस्ट इट। इसलिए अंदर में शांति को कल्टीवेट करना, अंदर में बैलेंस को कल्टीवेट करना, अंदर में मॉडरेशन को करना बहुत जरूरी है। तो आप किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करते हैं कि आप शांति को समझें, उस पीस को। आपने कभी सोचा है कि जो पीस है उसका स्पेलिंग क्या है? अगर PEACE, अगर आप उसमें से PE काट देते हैं तो एस रह जाता है। मतलब नंबर 1 चीज है पीस, शांति, क्योंकि ये आपके अनप्रोडक्टिव एनर्जी को, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। आई थिंक दैट्स द रीजन वे यू गो टू ट्रेन योरसेल्फ, कि आप कैसे एक शांति, एक मॉडरेशन, एक बैलेंस के पथ के ऊपर में चले। इट्स इम्पॉर्टेंट। कभी कभी लगता है सड़क के ऊपर में आजकल हम देखते हैं कि रोड रेज हो जाता है,
लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, गलत काम कर देते हैं। वो एंगर है, वो फिर आपसे गलतियां कराता है। ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि वी शुड नो हाउ टू मैनेज योर ओन सेल्फ। वो तभी हो सकता है कि जब आप थोड़ी पूजा पाठ करें, थोड़ा डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी। हर भारतीय के अंदर में ये नेचुरल है, डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी। कभी कभी हम सोचते हैं यंग मैन है, क्यों करना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव आपकी उम्र क्या है, अपने अंदर की जो डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी, एक शांति, उसको जगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अंदर से शांत हैं तभी आप डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। अगर अंदर से शांत नहीं है तो आप डिफिकल्ट काम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। बिल्कुल। आपने एनर्जी, ऊर्जा की बात करी। यूं तो एनर्जी चारों तरफ है, लेकिन कई बार हमारी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो उस बैटरी को वापस चार्ज करना हो तो वो आप कैसे करते हैं? काव्य जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर की एनर्जी, ऊर्जा डिप्लीट हो गई है, यू फील कमजोर। तो ऐसी स्थिति में हाउ टू रिचार्ज योर बैटरीज इनसाइड, जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, लाइक टू शेयर विद यू। सबसे पहले तो मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा जो फेथ, ट्रस्ट है, वो गुरु नानक देव जी में, गुरु गोविंद सिंह जी में, हनुमान जी में और श्री गणेश जी और शिव जी में है। मैं तो जब भी अपने आप को चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं इनको टैप करता हूँ। मैं आपको एक जीवन का इवेंट साझा करना चाहता हूँ। मैं कोर कमांडर था श्रीनगर के अंदर में। तो जहाँ जब बड़ा कोई ऑपरेशन होता है तो 200, 250, 300 कैमरे और टीवी चैनल्स, बाकी जर्नलिस्ट आते हैं। तो यू आर कॉन्शियस दैट जो आप शब्द बोलेंगे उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे समय के अंदर में आई यूज्ड गो टू माय बाथरूम और शीशे में देखता था। मैं अपने आप को कहता था कि गुरमीत, तेरे अंदर में गुरु नानक देव जी का वास है। उन्होंने कहा, सचखंड वसे निरंकार। उनके अंदर में 4 क्वालिटीज थी, 4 कैरेक्टरिस्टिक थी: साधारणता, मासूमियत, नम्रता और करुणा। और बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन व्हाट यू से। फिर मैं अपने शीशे की तरफ देखकर अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके, वो गुरु गोविंद सिंह जी का जो पोज है उसको ऐसे करके अपनी आंखों में देख के अपने आप को कहता हूं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको साहस, शौर्य, पराक्रम, सुप्रीम सेक्रीफाइस का जो पाठ पढ़ाया है, जो उन्होंने निश्चय कर अपनी जीत कही है, आपके अंदर में वही ब्लड है, गुरुओं का ब्लड है। आपके डीएनए में वही सोच, विचार, धारणा है और इट इज विजिबल फ्रॉम यू। तो अपने आप को इस तरह पंप करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि टास्क बहुत डिफिकल्ट है आपके सामने में, तो आप कहते हैं कि क्यों घबरा रहा है। हनुमान जी के सामने में भी ऐसा टास्क था। पहाड़ में पता नहीं लग रहा था कि संजीवनी बूटी कहाँ है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ को उठा लिया। अपनी सोच को बड़ा करो, सोच को छोटा मत करो। मतलब उनके अंदर में हिम्मत देखो कि पूरे सूर्य को निगलने की कोशिश की। इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने दिमाग में ऐसे बोलता हूं कि गणेश जी से सीखो, कितने बड़े कान हैं, सबकी बात सुनो, पेशेंस से बात सुनो। उनकी आंख देखिए, हाथी की आंख है उनकी। हर एक चीज को बारीकी से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, डीपली ऑब्जर्व कीजिए। उनसे एक बड़ा सबक सा मिलता है गणेश जी से। चाहे पेट इतना मोटा हो, इतना बड़ा हो, लेकिन उनके दांत बाहर रहते हैं, खुश रहते हैं हर वक्त में। तो वो जो ऐसी चीजें आपको चार्ज अप करती है, अंदर से आपकी डिप्लीटेड एनर्जी को एकदम अलग रूप देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि मैं एक चिड़िया को बाज से लड़वाऊंगा। फोर्स मल्टीप्लिकेशन आपके अंदर में आता है।
आज भी 21st सेंचुरी के अंदर में ये जो क्वांटम वर्ड है, क्वांटम का मतलब छलांग, फोर्स मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे लगता है कि आपका एक अपने आप से कैसे बात करो, हाउ टू स्पीक टू योर ओन सेल्फ। जब आप कमजोर फील कर रहे हैं, अपने आप से कैसे बात करनी है, अपने आप को एनकरेजमेंट कैसे करना है। सबसे बड़ी जो एनकरेजमेंट है वो अपने आप से ही मिलती है। कभी कभी ऐसा लगता है उस वक्त जब आप अपने को चार्ज अप कर रहे हैं, तो आप लाई का भी सहारा ले सकते हैं, झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कभी देखिए ये जो वर्ड LIE है, अगर LIE के पहले BE लिख दीजिए और दूसरी तरफ F लिख दीजिए तो बिलीफ बन जाता है। मतलब आपका बिलीफ था लाई, लेकिन बिलीफ बन गया। उसी प्रकार आपने आपको बोले कि आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग सो वेल, आप अपने आप को बोलिए मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूं, सचमुच आपकी बॉडी स्मार्ट लगने लग जाएगी। आप अपने आप को आदेश क्या देते हैं? आई थिंक दैट्स द वे यू नीड टू चार्ज अप योरसेल्फ। अगर आपने अपने आप को सचमुच जिंदगी में चार्ज करना है, पहला तरीका ये है। दूसरा, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, क्रिएटिव और डायनेमिक लोगों के साथ, तो दे विल ऑल्सो चार्ज यू अप विद द आइडियाज। आप किसी के पास जाएं, बोलिए कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने, मैं क्या करूं, तो वो आपको इतना चार्ज अप कर देगा, आपको लगेगा कि मैं गलत सोच रहा था, आई कैन डू इट, आई हैव द केबिलिटी टू डू इट। तो आई थिंक बेस्ट है पहला फॉर्मूला अपने अंदर में, और सेकंड पॉजिटिव लोगों के पास जाकर अपने आप को चार्ज करना। आपने देखा होगा कई बार आप कई लोगों को मिलते हैं, कई लोगों के साथ में बात करते हुए, उनके साथ खड़े होते हुए यू फील चार्ज, उनकी वाइब्रेशंस आपको मदद करती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में संगत रखने से आई थिंक दैट्स द वे टू चार्ज अप योरसेल्फ, यू नो। तो आपने जब ये चार्जअप की बात करी, उसमें गुरु गोविंद देव जी का जिक्र करा, हनुमान जी का, शिव जी का, किसी देवी का जिक्र नहीं करा। क्या इसकी वजह यह है कि आपको लगता है कि घर में एक ही देवी काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली भारत में जो सोच है ना, जी। जो जन्म देने वाली है, शी इज द बिगेस्ट क्रेडल फॉर क्रिएटिविटी। इसीलिए भारत की सभ्यता संस्कृति के अंदर में, भारत के वेद पुराणों में जो शक्ति है, जो दुर्गा माँ है, जो ज्ञान है, वो सरस्वती जी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी जननी है जिसमें से पूरी प्रकृति जन्म लेती है। वो तो अलग चैप्टर है। हाँ, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कहा कि आपका जो जीवन यात्रा में सबसे सुंदर, सबसे रिलायबल जो साथी होता है, पहले माँ होती है। वो आपको चलना, बोलना, छोटे छोटे बेसिक कदम से ऊपर लेके आती है। आपको खाना खिलाने का स्टाइल। उसके बाद में एक बार आपकी शादी हो जाती है, देन योर वाइफ बिकम्स अ कोर ग्रुप। और मुझे ऐसा लगता है कि और जब आपका परिवार बनता है तो आपकी बेटी बिकम्स द डिविनिटी का एक गिफ्ट टू यू। तो ये जो पूरा आपने बड़ा सेंसिटिव सा, बहुत सुंदर सा टॉपिक छेड़ दिया है, लेकिन शक्ति का जो असली रूप है वो नारी, महिला, बेटी, उसी में आता है। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है ये जो समय है, अगर हम 21st सेंचुरी के आने वाले चैलेंजेस को वी वांट टू फेस देम, तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी बेटियां, इनके वेलफेयर और ग्रोथ में हमको बहुत मदद करनी पड़ेगी। हमने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी एज ए सोसाइटी वी गॉट टू हेल्प देम टू get into the full powers within themselves and all. I think that is very, very important. And ये मेरा नंबर 1 मिशन रहा है। और मैं सच कहूँ, मैं आपसे साझा करता हूँ कि मैंने एक शौर्य स्थल के अंदर में एनसीसी की बेटी थी 9th क्लास में। मैंने उसको पूछा, आई मीन दिस हैबिट, मैं बच्चों को पूछता हूँ आपका मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है।
तो उसने मेरे को बोला कि आई वांट टू बिकम सीडीएस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इमेजिन कीजिए हमारी बेटी का जो सोच है, लक्ष्य है, संकल्प है, किस दिशा में है, उनके जो सपने हैं किस दिशा में। एक हमारी बेटी यूनिवर्सिटी के अंदर में, मैंने आई हैड गॉन, उनका हैकाथॉन हो रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो बात करते करते मुझे कहती हैं कि आई लव टेक्नोलॉजी। हमारी बेटियां टेक्नोलॉजी को प्यार करने लग गई हैं। जो पहले प्यार की परिभाषा थी कॉलेज स्कूल्स के अंदर में, वो चेंज होकर दे हैव स्टार्टेड लविंग द टेक्नोलॉजी। हमारे जिस प्रकार से महिला हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में काम कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर है वो इसी शक्ति के ऊपर में। आपने बहुत गहरा टॉपिक कहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जीवन की यात्रा, आई डोंट नो हाउ टू गिव ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन और थैंक्स टू माय ओन वाइफ। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जब भी जो आपने एक सवाल किया था मेरे को, हाउ डू यू चार्ज योरसेल्फ, व्हेन आई टॉक टू हर, दैट्स द टाइम आई गेट चार्ज्ड। शी इज द वन हु गिव्स मी कॉन्फिडेंस। उन्होंने मेरे को मदद की है जीवन में कार्य करने के लिए। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ काव्या जी, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, पैदल सेना का ऑफिसर हूँ। मेरी मोस्टली जो पोस्टिंग है, 8 साल मैंने चाइना बॉर्डर पर, 10 साल मैंने कश्मीर बॉर्डर पर, और बहुत ही 8 काउंटर टेररिज्म में हिस्सा लिया है। इसका मतलब मैं फैमिली से इतना देर अलग रहा, तो उस वक्त में मेरी वाइफ ने ही तो पूरा परिवार को बड़ा किया है। तो ये जो स्तंभ है, ये जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो क्योंकि आपका जीवन इस तरह का रहा है जहां आप हर दिन दर्जनों लोगों से मिलते हैं, महीने में सैकड़ों लोगों से, एक वर्ष में शायद हजारों लोगों से मिलते होंगे, हर आदमी कोई ना कोई छाप छोड़ जाता है। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मुलाकात जो आपको ताउम्र याद है या उसको आप चेरिश करते हैं कि ये कुछ अलग रही? आपने बहुत टचिंग सवाल किया है, बहुत सुंदर सवाल है। बहुत से ऐसे शख्स रहे हैं, पर्सनालिटीज़ रही हैं, जिन्होंने बहुत गहरा मेरे ऊपर में इम्प्रेशन छोड़ा है, जिन्होंने मेरे को जीवन के मार्ग को सीधा किया है। सबसे पहले मैं सोचूं तो मेरे स्कूल के टीचर थे, एक मिस्टर आर के पुरी थे। वो हमारे हाउस टीचर भी थे, इंग्लिश के टीचर भी थे। और जब मैं स्कूल में गया था तो सबसे बड़ी मेरी इच्छा थी कि मैं इंग्लिश सीखूं, क्योंकि गांव में सिर्फ पंजाबी थी, परिवार में सिर्फ पंजाबी थी, और मुझे ये मालूम था कि अगर जीवन में कुछ करना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। टू ही द वे ही चेंज माई पर्सनैलिटी, जिस प्रकार उन्होंने स्कूल में एक सांचा, एक कॉन्फिडेंस दिया, उनका जो एक बहुत ही पिता तुल्य एक प्यार था, वो बहुत बड़ा गहरा था। उन्होंने बहुत इम्प्रेशन मेरे दिमाग के ऊपर में, मेरे संकल्पों के ऊपर छोड़ा है। दूसरा बहुत गहरा इम्प्रेशन, जब मैं कैप्टन था तो आई वाज द एडीसी टू ए जनरल। वो जनरल साहब ने, मेरे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह जी, उन्होंने मेरे जीवन के अंदर में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। छोटी छोटी बातें, मेरे को सिखाना, मेरे को एक डायरेक्शन देना। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चेंज इन मी व्हेन आई वाज ए कैप्टन। वो एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एज ए एडीसी आई वाज गोइंग टू द फ्लैगस्टाफ हाउस उनको लेने के लिए। जैसे हम अपने मेस से निकला तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उस एक्सीडेंट को देखा, खून भी था, और मैं उनको लेने गया। तो जैसे मैं गया तो उनको मैंने बच्चों की तरह बताया कि वो एक्सीडेंट क्या था, क्या पेन थी, क्या दर्द था। तो उन्होंने बहुत ही एक मासूमियत से, बहुत सुंदर तरीके से मेरे को सुना। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने इतना डिटेल में उनको बताया। तो जब हम मेस में आए तो जो ब्रिगेडियर साहब उनको रिसीव कर रहे थे, उन्होंने भी उसी एक्सीडेंट के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ऐसा सुना जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं। और उस पार्टी के अंदर में कोई 30 लोगों ने उनको बताया होगा उस एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि सबने देखा था, मेस के सामने में हुआ था। लेकिन उन 30 के 30 ऑफिसर्स को ऐसा फील करवाया कि दैट पर्सन वाज द फर्स्ट टू टेल हिम। वो आर्ट ऑफ लिसनिंग आई लर्न फ्रॉम हिम।
Then there were so many things that I learned, the discipline, learning, professionalism, किस प्रकार आप अब्जॉर्व करते हैं पॉइंट्स को, बारीकी डिटेल्स में जाना, एसओपीज, प्रोसीजर्स, बैटल ड्रिल्स, उन्होंने मेरे जीवन के ऊपर में, मेरी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। इसके अलावा हमारे यूनिट के अंदर में जो हमारे जवान हैं, मैं आसाम रेजिमेंट से हूँ, हम अपने जवानों को राइनो बोलते हैं, तगड़ा रहो हमारी ग्रीटिंग होती है। मैंने अपने जवानों से बहुत सीखा है। हमारे जवान नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, दे आर एक्सीलेंट सोल्जर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्सीलेंट सोल्जर दे आर एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी जाति के हैं, आई लर्न इमेंसली फ्रॉम देम। दे लेफ्ट अ वेरी बिग इम्प्रेशन ऑन मी। आई थिंक ये 3 मुख्यता है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने रिटायरमेंट के 2 महीने पहले मैंने अपने आप सोचा कि मेरे जीवन में जिन्होंने भी मेरे को मदद की, जिनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने मेरे को इस मार्ग पे लेके आए कि मैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हो रहा हूँ। मेरे को 4 प्रेसिडेंट के अवार्ड मिले, मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के 2 कमेंडेशन मिले, जीवन में इतनी सफलता मिली, ऐसा एक्सपोजर मिला, तो आई वांटेड टू गिव माय ग्रैटिट्यूड टू देम। तो मैं हर एक को याद करता था अपने दिमाग में, उनको विजुलाइज करता था, उनको मैंने ग्रैटिट्यूड, जैसे सबसे पहले अपनी माता जी को किया, परिवार को किया, गांव वालों को किया, स्कूल, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे किया। तो ऐसे तो अनगिनत हैं जिन्होंने किया है, लेकिन इन तीनों ने बहुत गहरा जीवन में इम्प्रेशन क्रिएट किया है मेरे दिमाग। बिल्कुल। हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यूँ तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन कई बार व्यस्तताओं की वजह से या किसी और वजह से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो कोई ऐसा सपना या कोई ऐसी विश लिस्ट जो आपको लगता है कि ये रह गई है? आपने बहुत गहरा वर्ड बोल दिया, विश लिस्ट। बकेट लिस्ट है मेरी, जो मैं दिल करता है मैं करूं। सबसे पहले मेरे दिल में आता है कि मैं ननकाना साहब गुरुद्वारा में जाऊं, जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। बहुत अंदर से दिल करता है कि वहां जाके मत्था टेकूं, मैं उस पवित्र स्थान के दर्शन करूं। मेरे को 2 बार पाकिस्तान जाने का अवसर मिला है। जब मैं मेजर जनरल था, एक बार रावलपिंडी, एक बार लाहौर, इस्लामाबाद गया मैं, तो वहाँ पर जो पंजा साहब गुरुद्वारा, वहाँ लाहौर में गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर गया था। लेकिन अंदर में एक चाहत है कि मैं ननकाना साहब जाकर मत्था टेकूं। पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरा बड़ा दिल करता है स्विट्जरलैंड जाने का। एक तो उसका नाम बहुत बड़ा है, और दूसरा मेरे पिताजी वहाँ पर 1 साल ट्रेनिंग, रडार की ट्रेनिंग की थी उन्होंने, जब आर्मी में थे। तो 1 साल का प्रोग्राम था उनका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इन जगह में। तो मेरा दिल करता है मैं अपनी वाइफ के साथ में स्विट्ज़रलैंड जाऊं, और बहुत सुंदर कहानियां सुनी हैं उसके बारे में। तीसरा है कि अंदर से एक दिल है कि मैं, वो होता है ना जो क्रूज बोलते हैं, 7-10 दिन का क्रूज, मतलब ओशन के अंदर में मैं और मेरी पत्नी, हम लोग 7-10 दिन के लिए वहां जाएं एंड जस्ट वांट टू एंजॉय। और बकेट लिस्ट से मैं अवगत करवा रहा हूं, तो एक दिल में एक और चाहत है कि मैं लासा जाऊं। मैं चाइना कोई 8 बार गया हूं, मैं काफ़ी भ्रमण किया है, शंघाई, बीजिंग, उरुमची का, बट आई कुडंट गो टू लासा। और मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी को मिला था, तो मेरा बहुत दिल है कि मैं लासा करूं। जो मेरी बकेट लिस्ट है, इसमें से 4 पहली चीज़ें ये है which I जी, wanted to। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द पूरी हो। तो यूं तो आप सोल्जर हैं, अब सोल्जर के सामने फायरिंग की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक गुस्ताखी के साथ में क्या एक रैपिड फायर हो जाए? चलिए, तो हमने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा है।
हालांकि उसका एक छोटा सा आंसर आपने दिया, लेकिन रैपिड फायर के तौर पे कभी जीवन में ऐसा रहा है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और आपने कर दिया हो? बहुत बार, जी। बहुत बार गुस्सा आया, कर दिया, पछतावा किया, जी। कई बार। ओके, आपने स्विट्जरलैंड की सुंदरता की बात करी। उत्तराखंड में सबसे सुंदर जगह आपको अब तक कौन सी लगी? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे को एक लिस्ट ही बनानी पड़ेगी तो एक मायावती आश्रम लोहाघाट के पास चंपावत में, एक गुंजी गांव, एक मुंशियारी, और इतनी सुंदर सुंदर जगह है, लिस्ट बनाना बहुत है। लेकिन केदारनाथ जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वहाँ जाकर कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाता है उनके प्रांगण में, उनके अंदर में जब पूजा करने जाते हैं कि वन फील्स प्योर मेडिटेटिव एनवायरनमेंट ऐसा लगता है। और हेमकुंड साहब में बहुत आनंद आया। दिस इज द 5 विच टॉप द लिस्ट। हम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक डायलॉग हमको कोई ना कोई मार ही देता है, और वो ये है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं बचपना जिंदा रहना चाहिए। तो कौन सी ऐसी आपकी बचपन की हैबिट है जो आपको लगता है मैं ताउम्र साथ लेके चलूंगा, भले ही कोई कुछ कहे? हजार ऐसी हैबिट्स हैं। आई एक्चुअली जो अंदर में बचपन है ना, उसको जीवित रखना चाहिए। मेरी वाइफ ही टोकती रहती है मेरे को, क्या बच्चों की तरह ये कर रहे हैं, बट आनंद उसी में है। सबसे ज़्यादा आनंद आता है जब मैं बच्चों के साथ डील करता हूँ। बच्चों के साथ अगर बच्चों की तरह नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं जीवन का। आई थिंक दैट इज अ चैलेंज। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल रैपिड फायर का, कि आपने कहीं एक बार रेडियो सिलोन का जिक्र किया था, श्रीलंका से जब वो आता था और चलता था। गीत संगीत सबके जीवन में होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप, क्योंकि लगभग अपनी धर्मपत्नी जी का बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं, कि कभी वो आपसे नाराज हो गई हों और आपने मनाने के लिए कोई गीत का सहारा ले लिया हो? फेवरेट सॉन्ग? बहुत ऐसे गाने हैं। और पहले आपने बात किया रेडियो सिलोन की। मैं तो हम 60s 70s 80s के जो गाने थे ना, दे आर द गोल्डन एरा। हम जहाँ रहते थे, माय फादर वाज ए रडार इंजीनियर, उनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने हाथ से रेडियो बनाया था, और वो हमारे पूरे जो गली वाले हैं, आसपास वाले सुनते थे। और जब सिलोन वाला था, हम ऊंचा कर देते थे उसको, पूरा हमारा मोहल्ला उसको बैठ के सुनता था। इनसे बहुत प्यार है। उस वक्त के जो गाने हैं वो पूरे जीवन में आनंद आया है। वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए बड़े गाने हैं, लेकिन आपने मुख्यतः कहा है तो न जाने मौके पे डिपेंड करता है। लेकिन वो चौदहवीं का चांद, वो बड़ा प्यारा गाना है। कभी कभी वाला बहुत सुंदर गाना है। मेरे दिल में ख्याल आता है। और ऐसे गुनगुनाने के लिए और उनको ऐसे इम्प्रेस करने के लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा तो जीवन का वाइफ को ही इम्प्रेस करने में है। पूरा संसार तो वहीं टिका हुआ है। तो फौज की ट्रेनिंग ये है, सिर्फ टास्क मिलना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐसे करके। तो उसके अंदर में एक्चुअली सॉन्ग गिव्स यू द लाइट एनवायरनमेंट। कोई भी जो ऐसा लगता है कि वो नाराज है, जहाँ कोई मैंने गलत काम किया है, उसको गलत काम को इररिलेवेंट करने के लिए, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि, वैसे तो बहुत ऐसे गाने हैं। गुनगुनाते हुए ही आज के इस पॉडकास्ट की अगर समाप्ति हो जाए। चौदहवीं का चांद हो, इसी को ऐसे गुनगुनाते रहते हैं ना। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस पॉडकास्ट में आपसे बात करने का मौका लगा, आपके जीवन के मानवीय पहलुओं को छूने का मौका लगा, आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, आपको क्या चीज़ें एनर्जी देती हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती हैं, और पुस्तकों का आपने जिक्र किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बोलूं, मेरे को बहुत सारे लोग पुस्तकें गिफ्ट करते हैं, बट मेरे को समय कह लीजिए या शायद आदत में नहीं है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ जानी, जब मैं आपके यहाँ पे वेटिंग रूम में था, वहाँ पे आपके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, और जब मैंने उसको स्टार्ट ही किया था पढ़ना, आई थिंक पहली दूसरी पंक्ति में, पेज में
एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी और मुझे लगा कि मैंने इस पर्सपेक्टिव से कभी पंजाब को नहीं देखा था। उसमें ये लिखा गया है कि पंजाब संभवतः इकलौता राज्य भारत का ऐसा है जिसमें तिरंगा बसता है, उसमें शहीदों के लहू का केसरिया रंग भी है, उसमें गुरुओं के जो शांति का प्रतीक सफ़ेद और सद्भावना का रंग है, और किसानों के लहलहाते हुए फसल का हरा रंग भी है। बिल्कुल। तो शायद अगर मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ता तो मुझे पंजाब को इस पर्सपेक्टिव से देखने का मौका नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपनी इस आदत को दुरुस्त करूँगा। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ये जो एग्जाम्पल दिया है किताब का, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब के अंदर में नेशन फर्स्ट की भावना होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लगता है कि राष्ट्र होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो हम होंगे। जो 1000 साल तक हमने मुगलों और अंग्रेज़ों का समय देखा था, तो उससे जो सबसे बड़ा सबक है कि हम एकता में कैसे रहें, इकट्ठे कैसे रहें और नेशन फर्स्ट को कैसे अपनाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये अवसर दिया। मैं इस क्षण के द्वारा माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि खुश रहो, सिंप्लिसिटी, साधारणता, मासूमियत से जिए और औरों की सेवा करो, आनंद आएगा। ये जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सब कुछ तेरा सर्वदा भला, उस चीज का आनंद लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बी हैप्पी एंड लुक फॉर एक्सटेसी एंड ब्लिस फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप सब लोगों को ये बातचीत कैसी लगी, क्या प्रेरणा मिली, क्या कुछ आपको कहना है, ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ के साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, जुड़ने के लिए।